एक 30 ईयर का सैलरीड प्रोफेशनल है, इज मेकिंग सम से फॉर एग्जांपल 50 lakhs ऑफ टोटल सैलरी, 60% सेव कर पा रहा है अराउंड 30 lakhs. व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो फॉर हिम वुड बी द बेस्ट सूटेड? तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको वही पैसा डालना चाहिए जो आपको 7 से 10 साल नहीं चाहिए. इंडिया का ही बाजार देख लीजिए तो 1994 से 2003 नेट रिटर्न जीरो था, जीरो. 2003 से 7 में ग्लोबल इन्वेस्टिंग जब इंसान करता है इंडिया से बैठ के, तो उसका मेन रीज़न क्या है? क्या करेंसी प्रोटेक्शन है या फिर डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्क है? एक मैं हमेशा स्टैटिस्टिक देती हूँ कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो डॉलर 12 रुपया था. आप समझ लीजिए एक करियर से कम में 90% डिप्रिसिएशन हो गया. तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल गोल्स के रिलेटिव ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अगर 30 लाख का सेविंग्स है आज के टाइम पे, तो किस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में देवीना मैम इन्वेस्ट करती खुद के लिए? ऑब्जेक्टिवली यू शुड हैव मोर ग्लोबल, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑलरेडी इस इकोनॉमी में एक्सपोजर है. आपका घर यहाँ है, नौकरी यहाँ है या धंधा यहाँ है. इंडिया इज ओनली 4-5% of the world market cap, so there's no reason why you should be mainly in India. A most respected voice in the world of financial world, Managing Director, data-driven investor and the founder, Devina Mehra. Devina Mehra. Devina Mehra. इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में हमने ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया है. ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जहां इंडिया ने नहीं अच्छा परफॉर्म किया है. फॉर इंस्टेंस साउथ कोरिया के मार्केट ने 90% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है एट द इंडेक्स लेवल. वैसे ही जापानीज़ मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. लाइक वाइज यूरोप में हमारे पास यूके का मार्केट था, जर्मनी का मार्केट था, पोलैंड का मार्केट था, जिसने 30% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए एट द इंडेक्स लेवल. एंड ऑन द सेम लाइंस इंडिया ने उसी फेज में करीबन 2 से 4% के रिटर्न दिए हैं एट द ब्रॉडर इंडेक्स लेवल. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे बाहर इन देशों में निवेश कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, ताकि हम कभी भी ऐसे डाउनटाउन से गुजरे इंडियन मार्केट्स में तो हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग का एडवांटेज ले सके और हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अचीव कर सके. सो इस मास्टर क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े देवीना मेहरा मैम, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग आज से 30 साल से कर रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1000 रुपये की इन्वेस्टिंग करता हो या 1 करोड़ की करता हो. मैम का खुद का पोर्टफोलियो 70 to 80% ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है. तो इनसे बेहतर कोई भी हमें ये चीज़ नहीं समझा सकता है कि क्यों हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं. तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं. जो भी इनोवेशन हो रहा है आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल www का जो इनोवेशन था वो भी यूएस से निकला था. अभी जो एआई का इनोवेशन है वो भी मेजॉरिटी यूएस से निकल रहा है. इसलिए एट सम पॉइंट इन टाइम इसका वैल्यू क्रिएशन मार्केट्स में भी दिख जाता है. तो इसलिए सब कहते हैं कि ये एक ऐसा मार्केट है जो अगर बाई चांस 1 आध साल 2 साल में अंडर परफॉर्म कर भी गया फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बट इट विल कम बैक स्ट्रॉन्गर और सबसे अच्छा रिटर्न्स यही देता जाएगा क्योंकि एट द इंडस्ट्री लेवल, एट अ बिजनेस लेवल, दे आर वेरी इनोवेटिव इन नेचर. सो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है फॉर यूएस बीइंग एट द टॉप? वही बोल रहे हैं ना, कहानियाँ बाजार कैसा करता है उसके अनुसार बदलती है. क्योंकि वो अब अगर नहीं अच्छा किया तो होगा कि अभी अमेरिका के तो सेंचुरी ख़त्म हो गई. अब तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में कई सारी हैं या एशियन मार्केट्स में जिन्होंने अच्छा किया तो तो वो भी कहानी बन जाए. और दूसरी बात है कि भाव में कितना ऑलरेडी आ गया है वो भी एक चीज़ है. आप देखिए जो मैग्निफिसेंट 7 कहलाती हैं, जो 7 बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, मेटा, टेस्ला. तो आप देखें तो आप नास्डैक को तो जाने दीजिए, S&P 500 में आप 2024 और 25 दोनों में इनका कंट्रीब्यूशन पूरे S&P 500 के मूव में लगभग 55 से 65% रहा. 500 कंपनी में इन 10 हाँ हाँ कंपनी हाँ, 23 और 24 में. 25 में अबाउट आई थिंक 43% रहा. Okay. और उसमें भी आप 25 में अगर आप देखें तो 7 में से एक्चुअली खाली 2 ने परफॉर्म किया, विच वाज गूगल एंड एनवीडिया. बाकी के जो 5 थे दे डिड नॉट इवन गो अप एज मच एज द S&P 500. उन्होंने S&P 500 को भी अंडर परफॉर्म किया. और अगर आप जनवरी से अब तक देखें, मतलब अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 6 हफ्ते हो गए हैं साल के शुरू से, तो ऑल द 7 कंपनीज आर डाउन. और क्या परफॉर्म कर रहा है आप समझिए, जो बिल्कुल ओल्ड इकोनॉमी से ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज आप कह सकते हैं, एक्सॉन, शेवरॉन, वॉलमार्ट, कॉस्टको, जॉनसन एंड जॉनसन, और एक ही टेक कंपनी उसमें है माइक्रॉन, अमंग द बिग वंस. बिकॉज अब
ये हाल हो गया है कि अब चिप्स का शॉर्टेज हो गया है, तो हम्म, चिप्स का डिमांड इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली एंड द प्राइसेस आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली. सो खाली माइक्रोन इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट. करेक्ट. बाकी टेक कंपनीज आर द यूजर कंपनीज. तो उनको खाली चिप्स में ही नहीं, कैपेक्स, आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट एआई. एआई इज नॉट समथिंग इन द एयर. राइट. नो, आप अगर आप गूगल सर्च करते हैं वर्सेस सर्च ऑन अ जेन एआई, जस्ट अ सिंपल वाला जो सर्च है, उसमें 10 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है एआई में. ओके. और आप थोड़ा भी उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो 30-40 ओके. टाइम्स ज्यादा लगती है एनर्जी. हम्म. So where's all this infrastructure? It is all a lot of capex, capital expenditure, because data center क्या है? Lot of land, building, very fast depreciating equipment and lot of energy usage. Right. मतलब उसमें डेटा सेंटर के लिए आपको पानी बहुत चाहिए और एनर्जी बहुत चाहिए. तो वो सब, दिस इज ऑल ओल्ड इकोनॉमी एज दे कम, एंड उतना कैपेसिटी बन पाएगा, नंबर वन. दूसरी चीज आप ये समझिए, हर नई टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा होता है हाइप हम्म. कि ये टेक्नोलॉजी आएगी तो दुनिया ही बदल जाएगी. और कई बार दुनिया बदल भी जाती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बदलती है. पर कितना टाइम लगेगा वो टेक्नोलॉजी को सक्सीड होने में, कौन सक्सीड करेगा, अगर वो सफल हो भी गया तो उसका पैसा बनेगा कि नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल बनेगा कि नहीं, ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं. आप समझिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का टेक्नोलॉजी अभी 20 साल हो गए हैं आए हुए. करेक्ट. ये फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया कि मेटावर्स ही दुनिया की बस, सबसे correct. बढ़िया चीज़ है. अब हम लोग भूल भी गए कि मेटावर्स नाम की चीज़ भी है. Correct. तो ये सब चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें तो कभी सफल, मतलब थोड़ा बहुत आपको लगेगा बहुत बड़ी चीज़ है, पर वो नहीं हुआ. Correct. लेकिन आप देखिए तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो था, इंटरनेट, दैट चेंज द वर्ल्ड. और उस समय यही था कि जो ये जिन केबल्स पर ये वर्ल्ड वाइड वेब चलेगा, दिस गोज ऑन अंडर सी केबल्स. सो वो केबल्स ले हुए कि वो कंपनी तो अच्छा करेंगी ही, चाहे जो भी एंड यूज़र जो भी टेक्नोलॉजी अपनाए. अब वो जो आज तक भी जिन केबल्स पे ये बहुत सारा नेट मूव होता है, दैट वाज लेड बाय अ कंपनी कॉल्ड ग्लोबल क्रॉसिंग. ओके. और वो अभी तक वो केबल चल रहे हैं. ग्लोबल क्रॉसिंग को बैंकरप्ट हुए 20 से ज़्यादा साल हो गए. हम्म. तो ये, दिस इज व्हाट द थिंग इज कि विल यू गेट अ रिटर्न ऑन सो मच कैपेक्स. सो इवन हायरिंग पीपल, बीच में मतलब इतना पागलपन हो गया था एआई में कि पीपल वर गेटिंग हायर्ड एट सैलरीज ऑफ 100 million and 200 million, you know. There were one or two people companies being acquired at $500 million, at $1 billion. तो वो सब चीज का आपको रिटर्न मिलेगा. हु इज गोइंग टू पे दैट मच? Right. दैट्स द होल पॉइंट. करेक्ट. तो ये सब चीज़ की खाली की टेक्नोलॉजी वहीं से आएगी, और इसलिए वहीं, और टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली चाइना इज, आई मीन, गिविंग यूएस अ रन फॉर इट्स मनी. आई Right. मीन, चाइना इज जस्ट एज इनोवेटिव. दे पुट इन अ लॉट ऑफ मनी ऑन R&D. कोविड के टाइम में उन्होंने 8-10 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे कि कटिंग एज, इसमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, न्यूरो साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पर सब पैसा लगाया. अभी आज की डेट में आप देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो टॉप 10 कंपनीज हैं, हम्म. उसमें आई थिंक 5 चाइनीज हैं. करेक्ट. एंड वाइल दे आर ग्रोइंग, टेस्लाज वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग. करेक्ट. सो ये कुछ नहीं है कि यूएस ही के पास ये जादू की छड़ी है कि वो ही कर सकता है. अब और लोग भी कर ही रहे हैं. और दूसरा, वो जैसे मैंने कहा कि हाउ मच ऑफ इट इज इन द प्राइस ऑलरेडी. राइट. मैम, एक की लर्निंग जो आपने बताई वाज कि जैसे लोग बाहर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो वो लोग मेजरली इन 5-6 स्टॉक्स की बात करते हैं, बट इतनी चीज़ें पीछे चलती है जहाँ पे भी बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है, एंड वो लोग वो मिस आउट कर जाते हैं. वहाँ पे आपके जैसे एक्सपर्ट्स ज़रूर काम में आते हैं. सो वो एक चीज़ है कि जब लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एडवाइस ले और ना कि डायरेक्टली करे, या फिर कोई फंड मैनेजर के थ्रू जाए. दैट इज़ अ बेटर आउट. मैम, ग्लोबल इन्वेस्टिंग जब इंसान करता है इंडिया से बैठ के, तो उसका मेन रीज़न क्या है? क्या करेंसी प्रोटेक्शन है या फिर डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्क है? दोनों चीज़ें हैं. मतलब एक, मैं हमेशा स्टैटिस्टिक देती हूँ कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो डॉलर 12 रुपया था. अच्छा. ओके. और तो आप समझ लीजिए एक करियर से कम में 90% डिप्रिसिएशन हो गया. और तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल गोल्स के रिलेटिव ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फाइनेंशियल गोल 10-20-30 साल बाद का है. हम्म. तो उसमें आपका ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि, मतलब बड़ी चीज़ है कि आप का रूपी डिप्रिशिएट होता है. और अभी तो हाल फिलहाल में हम तो खाली डॉलर को देखते हैं कि हाँ 90 पार किया, ये हुआ वो हुआ. लेकिन डॉलर
अभी पिछले साल 1.5 साल से बहुत ही वीक करेंसी रहा है। आई थिंक So, 89% डेप्रिशिएट लास्ट कैलेंडर ईयर तो में हुआ था अगर विज़िवी तो अगर आप यूरोपियन करेंसीज। देखिए 2025 में मैं लोगों को कहती थी कि अब लोगों को है कि अमेरिका में वीज़ा का प्रॉब्लम है या उतना अच्छा माहौल नहीं है, तो अब बच्चे को यूरोप में पढ़ने भेजेंगे। मैंने कहा 1 साल में आपका यूरोप की फीस 20% बढ़ गई, बढ़ गई, बिकॉज़ अगेंस्ट द यूरो द रूपी डेप्रिशिएटेड 20% इन राइट। 2025 and similarly in that same range for Swiss franc, for pound. सो ये तो ये तो एक सत्य है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी दादी नानी गलत नहीं थी कि सोना खरीद रही थी, राइट, बिकॉज वो तो मतलब मैं बोलूँ तो धनतेरस पे सोने में एसआईपी कर रही थी। लेकिन उस समय वो बात ठीक थी, क्योंकि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। राइट, उस समय एक सोना ही था जो आपको डॉलर या हार्ड करेंसी एसेट था। अब वो बात नहीं है, अब आपको करना चाहिए, लेकिन अ, आसान नहीं है स्टॉक लेवल तक करना। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ये काम 25 साल से भी ज़्यादा से कर रहे हैं। तो इंडिया में और कोई भी, मतलब दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि देयर इज़ नो अदर कंपनी व्हिच हैज़ द एक्सपीरियंस इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग दैट वी हैव, करेक्ट, बिकॉज़ वी वेंट ग्लोबल इन 1999। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किया जा सकता है। आई मीन सच्ची बात है। मतलब मैंने उस समय जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपने क्लाइंट थे उनसे भी पूछा था, तो दे सेड कि मतलब आप ये बड़ी मार्केट में जा रहे हो जहाँ तो यू आर अ नोबडी, वहाँ उनके पास सब वॉल स्ट्रीट फर्म्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, आपकी बात ही कौन राइट, सुनेगा। But 99 we became the first Asian members of the London Stock Exchange other than the Japanese, करेक्ट, and then the next year of the NASD which was the US broker dealer. बट आरबीआई के पास कैटेगरी ही नहीं थी हमारे बिजनेस में ओके, सब्सिडरी की, बिकॉज हमारे बिजनेस में मतलब कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज में अदर देन बैंक ब्रांचेस उनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी कि कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में ओवरसीज सब्सिडरी बनाएगा और क्यों बनाएगा और क्या करेगा। तो उस समय मेरी थिंकिंग तो एक तो खैर थी कि मतलब कब तक यही यही कंपनीज करके बोर होंगे यूजर। ये सच्ची बात है, मेरे लिए लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे एक तो यही था कि अब कब तक वही बजाज ऑटो और इन्फोसिस और एचडीएफसी और एसबीआई करते रहेंगे, जो अभी तक भी कर ही रहे हैं। करेक्ट, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज करें। और दूसरी बात ये थी कि मेरे लिए जो वेकअप कॉल था, आपने वो डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, तो वो एशियन क्राइसिस हुआ था 1998 में। और उसमें 1 साल में, बिकॉज़ उन सब बाज़ार में करेंसी भी गिरी और बाज़ार भी गिरे। करेक्ट, तो डॉलर टर्म्स में दोज़ मार्केट्स इन 1 ईयर वर डाउन बिटवीन 50 टू 90%। मतलब ताइवान वाज़ डाउन 50%, इंडोनेशिया वाज़ डाउन 90%, एंड बाकी सारी कंट्रीज़ उसके बीच में थी, सब साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड एटसेट्रा। तो दैट वाज़ अ वेकअप कॉल फॉर मी। एंड सिटी बैंक के टाइम में मैं 6 महीना इंडोनेशिया रही भी थी, उनका सिटी कॉर्प का सिक्योरिटी करेक्ट, सब्सिडरी सेटअप किया था। तो मैंने कहा अभी इंडोनेशियन होते तो 1 साल में 90% नेटवर्थ गई थी। राइट। तो तो दैट वाज़ आल्सो द अदर थिंग कि एक मार्केट में नहीं रहना है, यू हैव टू डाइवर्सिफाई आउट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है ग्लोबल इन्वेस्टिंग, तो एट व्हाट इनकम लेवल शुड आई स्टार्ट थिंकिंग कि मेरा 30-40% एलोकेशन, जैसे आपने कहा कि इतना जा सकता है। एट व्हाट लेवल शुड आई स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ, अब मेरा एक्सपोज़र इंडियन मार्केट्स के अलावा ग्लोबल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, जितना, बट वो आपके पास एवेन्यू होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आप 5,000 रुपए का ही एसआईपी कर रहे हैं तो मे बी उस स्टेज पे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कॉर्पस बन जाए तो। बट आपको मतलब इन्वेस्ट तो सबसे जल्दी करना शुरू कर देना चाहिए, बट उसके बाद जब थोड़ा सा कॉर्पस हो जाए तो फिर ग्लोबल भी करना चाहिए। और मैम किसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है? कोई सैलरी अर्नर के लिए रेलेवेंट है, बिज़नेस ओनर के लिए रेलेवेंट है, या फिर केवल ग्लोबल इन्वेस्टिंग बना है एचएनआईज़ के लिए? क्योंकि सबको ये लगता है कि यूएस में निवेश कर रहे हो तो 10-20 करोड़ तो होना ही चाहिए, एचएनआई कैटेगरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा है। तभी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए ये कॉज़ है। मुझे ये लगता है कि भारतीय लोग निवेश नहीं करते हैं और करना चाहिए। इसीलिए हमने एक जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाया, कि सारे ग्लोब में, खाली अमेरिका में नहीं, हुँ, सारे ग्लोब में और सारे एसेट्स में। तो मतलब हुँ, उसमें हम साउथ अफ्रीकन रीट्स भी ले सकते हैं, और ओके। डेट और लिक्विडिटी तो ले ही रहे हैं पूरी दुनिया हुँ, का। तो वो प्रोडक्ट $10,000 पे शुरू होता है, जो हाल फिलहाल तक 7.5 लाख रुपए था, अब 9 लाख रुपए हो गया है। बट बिकॉज़ मुझे था कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए हर भारतीय के लिए। नॉर्मली प्राइवेट बैंक आपको वो प्रोडक्ट देंगे अबाउट, स्टार्टिंग एट अबाउट $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट।
ओके जो आप बोल रहे हैं ना कि वो खाली एचएनआई के लिए, तो हाँ ऐसा था, बट अब इसीलिए मतलब जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ये कॉज है कि भारतीय लोगों का ये पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा जो मिसिंग पार्ट रहता है वो ये कि वो ग्लोबल निवेश नहीं करते हैं। ओके अब ये बात अलग है कि अभी बहुत सारे ये अब जैसे आपने बोला कि पिछले साल रिटर्न नहीं आया, मतलब पिछले पूरे संवत में रिटर्न ज़ीरो था, एंड इवन 2025 में भी आप देखें तो इंडेक्स तो फिर भी कुछ रिटर्न दिखा रहा है, पर एवरेज स्टॉक डाउन है। मतलब बीएसई 500 अप है, बट 57% ऑफ द स्टॉक्स इन द बीएसई 500 आर वर डाउन और इन लोगों की पोर्टफोलियो डाउन 2025। ही है। हाँ, और मतलब 40% आर डाउन मोर देन 10%, करेक्ट और जनवरी में भी खराब ही रहा। तो कुल मिला के मतलब एक्चुअली द पेन हैज बीन मोर देन व्हाट इज अपेरेंट ऑन द इंडेक्सेस, बट उसके कारण अब जब सबका इधर ध्यान आया है, तो आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल विद नो एक्सपर्टीज इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, सो Okay. दैट्स व्हाट स्केयर्स मी। ओके बिकॉज आई सी फंड मैनेजर्स जिनका अपना जो वो डिक्लेयर करते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो पिछले साल तक उनका खुद के अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में या ग्लोबल निवेश था ही नहीं, या खाली एक इंडेक्स फंड था। राइट और अब सडनली वो आके इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन ग्लोबल इन्वेस्टिंग, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा डेंजरस लगती है, बिकॉज आपको वो कंपनीज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं इंडियन कंपनीज से, तो आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ऐसा ऊपरी ऊपरी काम से नहीं होता, ऊपर ऊपरी काम से नहीं होता है। फिर आप वही होता है कि जो आपको 7-10 स्टॉक अमेरिका के मालूम है, 4 स्टॉक्स चाइना के मालूम है, आप उसमें सोचते हो दैट इज ग्लोबल इन्वेस्टिंग, बट दैट इज नॉट ग्लोबल इन्वेस्टिंग। मैं आपको बोल रही हूँ ना, अभी तो चल रहा है एक्सॉन एंड शेवरॉन और Yes. वॉलमार्ट, हु वुड हैव थॉट, नो? लास्ट 5 से 10 इयर्स आई थिंक शेवरॉन ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए थे एंड सडनली अच्छे रिटर्न्स देने लग गया। वेनेजुएला वाला चीज़ भी यूएस के लिए शेवरॉन के लिए पॉजिटिव हो गया कि वहाँ से भी दे कैन हाँ, एक्सट्रैक्ट वैसे ऑयल। भी ऑयल थोड़ा बेटर रखता है। करेक्ट अभी हम लोग का जो लेटेस्ट रीबैलेंस हुआ उसमें हमने थोड़ा यूएस इक्विटी को और काटा है, और मतलब ऐसा नहीं कि कोई 20% काट दिया, बट थोड़ा और काट के थोड़ा क्रूड ऑयल और एंड मेटल्स, नॉट प्रेशियस मेटल्स बट इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड रेयर मेटल्स में वो उसमें थोड़ा थोड़ा डाला है। तो मैम पैसिव इन्वेस्टिंग ग्लोबली अभी थोड़ा नॉर्म बनता जा रहा है इंडिया में। मतलब मैं यहाँ से बैठ के बाहर के इंडाइसेस ही बाई कर रहा हूँ, हम्म। वो एक नॉर्म बन रहा है या फिर लोग एक्टिवली जाना चाहते खुद से अब जाना ये चाहते हैं? तो आप लोग को ज्यादा मालूम होगा कि डेटा क्या है फॉर द जनरल इन्वेस्टर, कि क्या लोग कर रहे हैं। बट क्या करना चाहिए वो मैं बता सकती हूँ कि आपको अगर आपको जैसे, अगर सपोज फॉर वट एवर रीजन आपको खाली यूएस के इंडेक्स ही लेने हैं, तो देन देर इज नो पॉइंट बाइंग इट थ्रू एन इंडियन म्यूचुअल फंड, यू Okay. जस्ट एडिंग अ लेयर ऑफ कॉस्ट। हाउ मैम कैसे वर्क करता है? मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई फीडर फंड लिया नैस्डैक का या फंड ऑफ फंड लिया, तो उसमें तो फिर आप मतलब जो आप यहाँ का एक कॉस्ट, और अब तो आप ले भी नहीं सकते हो, Right. या अभी तो वो लिमिट ही बंद है। Correct. बट आई एम सेइंग जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो तो एक लेयर ऑफ कॉस्ट ऐड कर रहा है, ना तो आपको कुछ एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है, ना फिर उसकी कोई जवाबदेही है। जो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस, अगर आप एक्टिव में कर रहे हो। और पैसिव में कर रहे हो तो आप भी कोई भी ब्रोकर में अकाउंट खोल के, फॉरेन ब्रोकर में आप ये नैस्डैक का ईटीएफ ही लेना है या एसएनपी का ईटीएफ ही लेना है तो वो भी ले सकते हो। बट मैं जो रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको उस तरह का इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है तो ग्लोबल इंडेक्स लीजिए। Okay, all right. So don't buy a US index only, especially at this stage, because I mean, as I said, US has been outperforming for a long time, और अब वो थोड़ा डामाडोल वाली स्थिति आ रही है। Right. और मतलब 2 साल पहले इतना नहीं लग रहा था, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके इतना कुछ हिला दिया कि अब लगता है कि वो आउट परफॉर्मेंस का शायद अंत जल्दी हो जाए। तो मैम यूएस मार्केट्स के अलावा और कौन से मार्केट्स है? जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर आपने यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, चाइना एक मार्केट है जो हाँ। आप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करते हो, तो यूएस मार्केट इफ नॉट आप इस बार देखो तो जनवरी में टॉप 5 मार्केट्स आर ऑल इमर्जिंग मार्केट्स। ओके, हाँ, मतलब तो वो सब वही बोल रहे हैं, बहुत बदलता है। तो मैम ये ट्रेंड आप देखते कैसे हो, कैसे समझ सकते हैं? हाँ तो वो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप नॉर्मल निवेशक ये कर सकेगा, राइट बिकॉज ये दिस इज एज आई सेड कि दो ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज कॉम्प्लेक्स। राइट मतलब वो जो फंड मैनेजर भी आपको ऑफर कर रहा है उसको भी पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। तो इसी कारण मैं कहती हूँ, देखिए ये है कि
and this data I would have given in my earlier interviews also, कि 85 to 90% of your returns come from asset allocation. Right. So whether which asset, which geography, which sector within a country. तो अब जब वो बात है तो फिर आपको, अगर मैं आप पे छोड़ दूं कि आज मैं ग्रेटर चाइगा लूं कि आज मैं यूएस लूं, you do not have the skill for it. Right. You are not supposed to have the skill for it. That's number one. The number two, आप फंड मैनेजर को पैसा ही इसलिए दे रहे हो कि they should be They should. able to tell you where to go. Correct. कि अभी जैसे 2025 में ग्लोबली टेक चला, तो जो आप बोल रहे हो ताइवान या साउथ कोरिया, अगेन मतलब they were broadly, it was all a tech theme throughout Right. the world. So it was not just in America, but overall आप जो ACWI which is the global index देखें तो उसमें भी टेक was the main theme. तो अब वो वही है कि टेक में जाना है, नॉन टेक में जाना है, यूरोप में जाना है कि साउथ कोरिया में जाना है कि ब्राज़ील में जाना है, तो दैट डिसीजन योर फंड मैनेजर हैज़ टू बी केपेबल ऑफ टेकिंग. एंड एज आई सेड, अगर वो नहीं है तो तब तक आप कोई ग्लोबल इंडेक्स फंड ले लो, अगर पैसे भी लेना है तो वो ले लो. बट नो पॉइंट ट्राइंग टू डू दैट. आई मीन बिकॉज आप एक आध बार ठीक भी हो जाओगे तो आप मतलब every 6 months you will not be able to catch the next change. जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएस की कैटेगरी है, उसमें आपने कहा कि एक लिमिटेशन लग गया है, अब नहीं कर सकते. 21 में बहुत पैसा फ्लो हुआ तो आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए. तो वो रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करना हाँ, चाहेंगे. मतलब सो देयर इज अ लिमिट कि आपके कितना पूरे भारत के म्यूचुअल फंड्स हैं वो टोटल कितना निवेश कर सकते हैं बाहर. तो वो लिमिट अभी फिलहाल तो खत्म है. राइट. तो उसके कारण आप नया निवेश नहीं कर सकते हैं उन म्यूचुअल फंड्स में. और कहीं कहीं पर वो वाले म्यूचुअल फंड आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे, पर वो एनएवी से आपको प्रीमियम देके खरीदना पड़ेगा. तो अगर एनएवी जैसे 120 रुपए का है तो आपको 130 जो में मिल ATMs रहा है या में दिखता है. 135 में मिल रहा है. तो वो चीज़ आप वो मत खरीदिए, बिकॉज Okay. कभी ना कभी होगा कि लिमिट खुलेगी और वो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसलिए वो तो आपको करना नहीं चाहिए. तो इसलिए मैं वो तो नहीं रेकमेंड करूँगी. और जैसा आपने बोला कि आप खुद ही अकाउंट खोल के आप खुद भी खरीद सकते हो. अगर आपको यूएसई खरीदना है तो वो वाले ETF भी खरीद सकते हैं, ग्लोबल चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं. और जैसा मैंने कहा, हमारा प्रोडक्ट सेम टाइप Correct. का जिसमें आप एक्टिवली मैनेज ऑल ग्लोब है, विच स्टार्ट्स एट $10,000. तो Correct. अगर उतना आपके पास है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो. हमारा एक फंड भी है, नॉट एन इंडियन म्यूचुअल फंड, एन ओवरसीज म्यूचुअल फंड, but there the minimum is $100,000. Okay. So that's like 90 lakh rupees now. All right. तो तो और उसके अलावा गिफ्ट सिटी में कई लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट वो बात है कि किसका कितना इसमें एक्सपर्टीज है टू मैनेज इट वेल. Okay. उसमें एक मैंने देखा था, आई थिंक HDFC AMC का है वो प्रोडक्ट, विच इज़ अ ग्लोबल इंडेक्स प्रोडक्ट. सो प्रोबेबली दैट यू कैन एक्सप्लोर, बट मोस्ट अदर्स आई वुड बी वेरी केयरफुल. Yes. तो मैम LRS के तहत मतलब आई कैन इन्वेस्ट आई थिंक 2.5 लाख, 250,000. यस, हाँ. $250,000 या $2.5 लाख हम्म. ग्लोबली, या Globally. फिर मेरे यहाँ से पैसा बाहर भेजा जा ग्लोबली सकता है पर ईयर, पर ईयर. पर पर्सन. ओके. तो अगर मतलब आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप $1 मिलियन हर साल भेज सकते हो, मतलब 9 करोड़ रुपया हर साल भेज सकते हो. तो फॉर मोस्ट पीपल दैट इज मोर देन इनफ. Correct. सो इट्स वेरी जेनरस लिमिट. आई मीन LRS इज फेयरली जेनरस लिमिट. और पर अभी भी हम लोग सोचते नहीं है, बिकॉज जब हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप दिस ऑप्शन डिड नॉट एग्जिस्ट. अब वैसे LRS को आए आई थिंक 20 साल हो गए, Correct. पर अभी भी लोगों के दिमाग में वो नहीं है. मतलब मैंने जब तक नौकरी शुरू की थी उसके भी 5-6 साल बाद तक भी ये था कि आप अगर बाहर जा रहे हो भारत से, जैसे सिंगापुर जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तो आप खाली $500 लेके जा सकते थे. Correct. वो भी 3 साल में एक बार. ओके. अगर आप 3 साल में दूसरी बार जा रहे हो तो $20 लेके आपको जाना होता था. मतलब आप पूरी ट्रिप पे जा रहे हो, जेब में $20, और आपका क्रेडिट कार्ड, और उस समय क्रेडिट कार्ड भी जो होता था वो होता था वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल. करेक्ट. तो क्रेडिट कार्ड भी आपका वैलिड नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हो. तो वो बात अभी तक हमारे दिमाग से गई नहीं, इसलिए हम लोग सोचते नहीं उतना कि पूरा विश्व में अब हम लोग निवेश कर सकते हैं. तो मैम ये LRS की लिमिट अगर मान लेते हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट बताया जो $10,000 से स्टार्ट होता है, हाँ. तो मैं उसमें उस प्रोडक्ट में भी मतलब $250,000 डाल सकता हूँ, तो मेरा लिमिट तब हाँ, तक तो वैसे होगा. अगर आपके पास 250 के है तो मैं कहूँगी फंड में जाइए, क्योंकि राइट. ओके. क्योंकि दैट इज मोर टैक्स एफिशिएंट, बिकॉज उसमें Correct. उसमें
फंड लेवल पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके। और जब आप बेचेंगे तो वही जैसा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम्म। कैपिटल गेन्स इंडियन म्यूचुअल फंड का होता है उसी तरह से लगता है। वेरएज इफ यू आर इन द $10,000 प्रोडक्ट 10,000 ऑनवर्ड्स, तो फिर वो उसमें जैसे आपके अकाउंट में कुछ बाय सेल हुआ तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। करेक्ट। बस एमएफ में मेरा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो मैं नॉर्मल $10,000 पे कर रहा हूँ। करेक्ट, हाँ यही। और टैक्स एफिशिएंसी अब हमको ज़्यादा बेटर हाँ एमएफ में मिल जाती है हाँ, क्योंकि मतलब इट्स नॉट एन इंडियन म्यूचुअल फंड, लेट मी यस जस्ट इट्स एन अगेन ओवरसीज रिपीट फंड, दैट। हाँ, राइट। इट्स एन सो ओवरसीज। मेरा एलआरएस उसमें हिट होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल हाँ, फंड। sure. ओके। एंड मैम ये पूरे प्रोसेस में सबसे कम फ्रिक्शन अगर पैसिव करना है तो आपने कहा बाहर के ब्रोकर के साथ कर लो, वहाँ पे होगा। और इन केस एलआरएस के थ्रू कर रहे हो तो डायरेक्टली ना करके हम्म। आपके कोई जैसे फंड के साथ कर वैसे सकते हैं। मतलब जैसे हमारा एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट भी है, तो हम्म। अगर आपको खाली मतलब करेंसी एज के हिसाब से पैसा बाहर रखना, या कई बार लोगों को होता है कि अभी 2-3 साल मुझे पैसा जोड़ना है और उसके बाद हम ये घर लेना है या बच्चे की एजुकेशन के लिए हम वहाँ जमा कर लें, तो वो चीज़ के लिए आप अब आरबीआई ने ये रूल बना दिया है कि आप खाली बैंक में पैसा नहीं रख सकते कि आपने ओके। भेजा और आप वहीं रखे हुए, तो 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है उसको। तो इसलिए एक वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट भी है विच इज करेक्ट। फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो, तो वेर इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट फॉर वट एवर रीजन तो यू कैन डू दैट। और मतलब नो, इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, आपको फिक्स्ड इनकम ही रिटर्न चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है। और मैम एलआरएस का जो ये पूरा प्रोसेस है उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नीडेड है या फिर बहुत सिंपल प्रोसेस बहुत है? सिंपल थोड़ा प्रोसेस प्रोसेस बताइए होता है, ना। मतलब एनी ऑफ द मेजर बैंक्स में मतलब 2 दिन में पैसा रिमिट हो जाता है। ओके। और इतना मतलब कोई इंडिया के सारे मेजर बैंक्स कर कर देते हैं? लेते हैं, उसमें कोई आईसीआईसीआई ऑफ द वर्ल्ड हाँ है, हाँ, DBS। HDFC वट एवर, SBI, ओके। सब सब। और मैम रेमिटेंस भी उतना ही आसान है? हाँ, रेमिटेंस भी उतना ही आसान है, वो ओके। सेम अकाउंट में ही आता है। तो ये तो सब लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज हैं, तो आपको अगर अनवाइंड करना होता है तो मतलब वो 4-5 ट्रेडिंग डेज में आपको पैसा मिल जाता है। ओके। और लेकिन बाई सेल में T+1 सेटलमेंट पे हो जाता है या टी एच सेटलमेंट हाँ, पे हो मतलब जाता है? वो ऑन द इन द फंड वी कैन डू बाय एंड सेल ऑन द सेम डे, इसमें वही 2 दिन का गैप ओके। लगभग होता है, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और पूरे प्रोसेस को समझने करने में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं जो आपने अपने थोड़े अपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो? किसी भी चीज़ में, चाहे ये ग्लोबल निवेश हो या नॉर्मल निवेश हो, आप मतलब एकदम एक्सट्रीम एंड पे नहीं रहिए कि आप सोचें कि मैं रॉबिनहुड में अकाउंट खोल के डे ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वहाँ पर भी मत रहिए। और ये भी मत करिए कि ग्लोबल निवेश ही नहीं करिए, तो करेक्ट। यू नो दैट्स, ओके। डोंट बी ऑन टू एक्सट्रीम्स। सो मैम मैं आपको एक केस स्टडी देना चाहता हूँ जहाँ पे एक 30 ईयर का सैलरीड प्रोफेशनल है, इज़ मेकिंग सम से फॉर एग्जांपल 50 lakhs ऑफ टोटल सैलरी, उसमें से 60% सेव कर पा रहा अराउंड 30 lakhs। सो व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो फॉर हिम वुड बी द बेस्ट सूटेड? कितना इंडियन एक्सपोजर होना चाहिए, कितना बाहर का एक्सपोजर होना चाहिए, बाहर में कितना टाइम फ्रेम उसको लेके चलना चाहिए माइंड में? सो एक्चुअली टू वर्क, जो टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हो, टू वर्क बैकवर्ड्स की, उसको पैसा कब चाहिए? करेक्ट। लेट्स से 5 years के टाइम होराइजन में। हाँ, 5 से एक्चुअली ज़्यादा ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे इंडिया हो या बाहर हो। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको वही पैसा डालना चाहिए जो आपको 7 से 10 साल नहीं चाहिए। तो इक्विटी मार्केट्स आर नॉट प्रिडिक्टेबल इन द 2-3-4 ईयर ओके। बेसिस। मतलब आप इंडिया का ही बाजार देख लीजिए, तो 1994 से 2003 नेट रिटर्न जीरो था, जीरो। यस। हाँ, ऊपर गया फिर 40% नीचे आया, और फिर 2003 से 7 में वो 6 गुना हो गया। तो ये इंडियन, इवन लेट अलोन दैट, मोर रिसेंटली ऑल्सो जो 2010 से 20 का जो दशक था, आपका रिटर्न फिक्स डिपॉजिट वाला आया, 100 रुपये 10 साल में 230 रुपये हुआ, Correct. जो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाता। एंड इन डॉलर टर्म्स यू हार्डली हैड एनी रिटर्न्स फॉर दैट एंटायर, आई थिंक शायद 1% रिटर्न ही ऐसा कुछ था नंबर ओके। for that whole decade. So that's why I'm saying it 5 years is probably still a short time as far as equity is So concerned. ideal time is say 10 years. हाँ, I would think at least 10 years। So मतलब अगर आपको बच्चे को ये नहीं कि 4 साल बाद कॉलेज भेजना है, तो वो नहीं होना चाहिए। Correct. Of course, तो 20 साल का है तो वो नहीं होगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ideally you should have more in global, but at least have 30-40% in global. ओके ऑलराइट। और जैसे जैसे Or of course not everything in equity always. Agar if you're saving 30 lakhs, so even if you are young, I would say even if there's no pressing need that you can foresee today,
स्टिल 20-25% तो आपको फिक्स्ड इनकम या ऐसी चीज मोर प्रिडिक्टेबल रिटर्न में रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, नौकरी चली गई, कुछ हेल्थ Correct. क्राइसिस हुआ, समथिंग, सो एटलीस्ट उतना तो रखना ही चाहिए। तो नॉट मोर देन 70-75% इक्विटी ओरिएंटेड, एंड विद इन दैट आई वुड से 30% आप ग्लोबल एटलीस्ट रखो। ओके, सो अगर ग्लोबल और इंडिया की बात करूँ तो 70 इंडिया हो गया, 30 ग्लोबल हो गया, और फिक्स्ड और उसकी बात करूँ तो 80 इक्विटी हो गया, हाँ 20 80 से कम ही मैंने 80 कहा, 75 75 to 25, 80 मेरा बिकॉज equity हो थोड़ा आप गया। गोल्ड भी रख लो, मतलब Right. जैसे आपने मतलब यू हैव गोल्ड सिल्वर विच इज इन सिंगल डिजिट एक्सपोजर, यू हैव 20% विच इज इन फिक्स्ड इनकम, एंड यू नो समवेयर अराउंड 70% इन इक्विटी। मैम जैसे गोल्ड जैसा सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल आज से 5 साल तक मैं गोल्ड होल्ड करते आया हूँ, और ऐसा एक सिनेरियो आ गया 2025-6 जैसा, जहाँ पे गोल्ड इतना स्काई रॉकेट हो गया, सो इन दैट केस क्या मैं थोड़ा एलोकेशन गोल्ड से निकाल के इक्विटी इन सब में डालता हूँ, या फिर इट्स अ पैसिव इन्वेस्टमेंट फॉर मी और मैं रहने देता हूँ? नहीं, अगर ज्यादा बढ़ गया है देन यू कैन, यू नो, लाइक इवन विद इन इक्विटी आई विल हम्म, टेल यू द वे वी मैनेज, कि मतलब इफ यू लेट अस से वी आर पुटिंग मैक्सिमम ऑफ अबाउट लेट्स से 4% इन हम्म, एवरी पोजीशन, अब वो 4% अगर वो 10% हो जाता है तो देन वी प्रॉब्ली विल कट इट बैक टू 6%, यू नो, ओके। सो बियॉन्ड अ वो पॉइंट रीबैलेंसिंग का क्या वो थॉट प्रोसेस रहता तो है वो मैम? रीबैलेंसिंग वही, कि मतलब यू लेट द ऑफ कोर्स द विनर्स रन, बट यू डोंट वांट टू मच एक्सपोजर इन अ Okay. सिंगल स्टॉक आइदर। राइट। सो जैसे कई लोग मेरे पास इसलिए भी आते हैं कि वो मोस्टली एम्प्लॉय ऑप्शंस के कारण, तो यू हैव यू नो मे बी Right. 70% ऑफ योर नेटवर्थ और 80% ऑफ योर नेटवर्थ इन दैट वन कंपनी वेर यू आर ऑल्सो वर्किंग, सो दैट्स ऑलवेज डेंजरस। तो उस तरह की चीज में इवन इफ योर व्यू ऑन द स्टॉक इज पॉजिटिव, यू शुड स्टिल कट बैक। तो वही चीज होती है कि हाँ, किसी भी चीज में अगर गोल्ड आपका पोर्टफोलियो का 20% हो गया है तो उसको कट करके यू नो कम टू अ रीजनेबल नंबर। करेक्ट मैम, सो हमने बहुत पहले आपके साथ 2-3 बार कंटेंट रिकॉर्ड किया है, और हमने देखा है कि लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट्स दिए हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नेगेटिव है। तो जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो हम एड्रेस करना चाहेंगे, कि लोगों को कुछ अगर डाउट है तो उनके आंसर्स हम एड्रेस करना चाहेंगे, और हम को आप चांस मिला है कि आज आपसे बात करके एड्रेस कर सके। तो पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है मैम, आप देख सकते हैं। हमारी करेंसी चीप है, इसलिए मार्केट कैप जीडीपी हमारा बहुत सस्ता लगता है, और परचेजिंग पावर पैरिटी भी बहुत छोटी है, तो इसलिए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये उनका थॉट प्रोसेस था। तो आपका इस पे क्या? सो अब मैं ये तो कह नहीं रही हूँ कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ये लोग ये भी बोलते हैं कि इफ़ यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी व्हाई शुड वी लुक एल्सवेयर। Correct. तो जो मैंने आपको एशियन क्राइसिस का उदाहरण दिया, इन 1990s में वही सब कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी, एशियन टाइगर्स बोला जाता था Yes. उनको, मतलब भारत का एम्बिशन था कि हम भी एशियन टाइगर जैसे ग्रो करें, राइट। फिर भी वहाँ क्राइसिस हुई। तो इसलिए वही बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड स्टिल इन पर कैपिटा टर्म्स वी आर स्टिल अ वेरी पुअर कंट्री, आई मीन Right. दैट्स आल्सो ट्रू। सो और एक और क्वेश्चन था, हमने आपसे लास्ट पॉडकास्ट में पूछा था कि हाउ वुड देवेना मैम इन्वेस्ट 1 लाख। तो किसी ने बोला कि मैम से ये सवाल करो कि अगर 30 लाख का सेविंग्स है आज के टाइम पे, तो किस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में देवेना मैम इन्वेस्ट करती खुद के लिए? सेम मैं जो आप लोग एक्सेप्ट दैट कि आई हैव फार मोर ग्लोबल, बिकॉज एज आई सेड ऑब्जेक्टिवली यू शुड हैव फार मोर ग्लोबल, सो मेरा तो जो निवेश है उसमें 80% ग्लोबल होगा। ओके। हाँ, बिकॉज एज आई सेड ऑब्जेक्टिवली यू शुड हैव मोर ग्लोबल, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑलरेडी इस इकोनॉमी में एक्सपोजर है, आपका घर यहाँ है, नौकरी यहाँ है या धंधा यहाँ है, तो वो तो ऑब्जेक्टिवली यू शुड बी मोर ग्लोबल। एज आई सेड इंडिया इज ओनली 4-5% of the world market cap, so there's no reason, logical reason why you should be mainly in India. So आपने कहा था कि अगर कोई चीज़ टॉप से 25% या कुछ परसेंट करेक्ट होती है तो हमको थोड़ी होल्डिंग सेल करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि क्या ऐसे बहुत सारे ऐसे मल्टीबैगर्स रहे, जैसे टाइटन है जो 25% गिरा था बट बहुत अच्छा रैली दिया। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि होल्ड करना चाहिए, लेकिन अब हमने डिस्कशन किया था कि थोड़ा करेक्शन पे सेल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता कहाँ तक गिर सकता है वो। so stop loss works on a aggregate basis, वो मैंने तब भी ये कहा था कि किसी किसी स्टॉक में ये होगा कि आपने स्टॉप लॉस में एग्जिट किया और फिर वो रैली हुआ, but on the aggregate it will save you money, number one. Number two, you might want to get into the same stock again. I mean we've done it in our PMS also कि कभी आप stop loss hit हुआ, आप निकल गए, हो सकता है आपने 150 पे बेचा है और वापस आप 160 पे उसको खरीद ले, मतलब that's a separate decision. So that's also the you have to think objectively कि अब जो पिछला ट्रांजैक्शन था उसको भूल जाइए, राइट।
कि वो 150 पे बेचा था, हो सकता है वो 130 हो के अब 160 हुआ, अब फिर अच्छा लग रहा है तो आपने फिर से ले लिया, Right. वो ठीक है। बट ऑन द एग्रीगेट दिस डिसिप्लिन सेव्स यू मनी, बिकॉज अदरवाइज आपका माइंड हमेशा आपको ट्रिप अप करेगा कि नहीं और देख लेते हैं, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, ये स्टॉक अच्छा है। Right. तो और जो लोग बोलते हैं हाई कन्विक्शन इज ओनली यू बॉट इनटू द नैरेटिव। एंड टाइटन का आपने एग्जांपल दिया, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर आपके पॉडकास्ट में पिछली बार मैंने ये बताया था कि नहीं। तो अभी मैंने साल भर पहले वो टाइटन के जो सीईओ हैं उनकी किताब पढ़ी थी, द तनिष्क स्टोरी। Right. So the biggest takeaway for me from that one was that how many times that jewelry business came close to being shut down. मतलब ये हाल हुआ 2-3 बार, because they made grave strategic errors, एक बार because of regulatory change। Mhm. तो कंपनी को ही नहीं मालूम होता कि हमारी क्या बिजनेस ट्रेजेक्टरी होगी, और आप बोल रहे हैं कि मुझे सब मालूम है वो कंपनी का क्या होगा। तो पॉइंट इज वी रिमेंबर द सक्सेसेस, वी रिमेंबर कि जो कंपनी नीचे गिर के फिर बहुत मल्टी बैगर बन गई, वी डोंट रिमेंबर ऑल दी अदर कंपनी जो गिरती ही चली गई। जो मैंने बात की कि 4000 कंपनी ट्रेड करती हैं, आज तक लिस्टिंग्स जो इंडिया में हुई हैं एटलीस्ट उससे 3 गुना है, मे बी मोर। Hmm. Correct. तो वो मतलब 2/3 ऐसी कंपनीज हैं जो जीरो पे आ गई, जो आज ट्रेड ही नहीं होती हैं। करेक्ट। आई थिंक मैम ये एक बहुत अच्छे से एक मास्टर क्लास बना है जहाँ पे लोग ग्लोबल इन्वेस्टिंग समझ सकते हैं। टू सम इट अप, देयर आर 3-4 एवेन्यूज जहाँ पे आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स है, बट वहाँ पे ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स का लिमिट ब्रीच हो चुका है, $7 बिलियन का लिमिट लगाया गया है, तो नया पैसा म्यूचुअल फंड अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हो सकता है शायद मार्केट्स करेक्ट हो 20-25% ग्लोबली, फिर वो लिमिट के नीचे आए अमाउंट और फिर वो थोड़ा एक्सेप्ट करे। सो राइट नाउ म्यूचुअल फंड एज अ एवेन्यू इज़ नॉट देयर। लाइकवाइज ईटीएफ्स भी उसी का कैटेगरी है, बट सेकेंडरी मार्केट्स में वो ट्रेड होते हैं। सो आप ले सकते हैं ईटीएफ्स के थ्रू एक्सपोजर, बट एट द वेरी सेम टाइम जैसे मैम ने कहा कि जो उसका आईएनएवी है वर्सेस जो उसका प्राइस है वो डिफरेंट है, और ये दोनों चीज़ आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में भी वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है इस थ्रू फंड्स या फिर इस थ्रू ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे जो टिकट साइज़ है वो वेरी करता है, और वहाँ पे आपकी एलआरएस की जो लिमिट है वो हिट होती है, दैट इज़ $2.5 लाख। बट जैसे मैम ने कहा फॉर अ फैमिली ऑफ 4 आराम से आप $1 मिलियन तक जा सकते हो, विच इज़ अ बिग कॉर्पस टू इन्वेस्ट ग्लोबली, एंड एंड दैट टू एवरी ईयर। दैट एवरी ईयर। सो आप जो म्यूचुअल फंड वाला लिमिट है वो एक क्यूमुलेटिव लिमिट है, और ये आपका एक हर ईयर का लिमिट है। सो आपका अक्यूमुलेट हो सकता है पैसा इन दिस वे, एंड यू इन्वेस्टिंग वाया सम फंड पैसिवली वर्सेस यू एक्चुअली ओपनिंग एन अकाउंट इन द यूएस। कुछ कुछ इंडिया में भी प्लेयर्स है जो ये करके देते हैं आपको, आप डायरेक्टली भी जाके कर सकते हैं। जो डायरेक्टली आप कर रहे हो वो बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो फंड ऑफ फंड का डबल एक्सपेंस रेशो है वो सब नहीं लगता, और आप वहाँ पे खुद का पैसा बचा पाते हो, और आपका रिटर्न एक्सपोजर जो आपका रिटर्न है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो सकता है, और लंबे समय में जैसे मैंने कहा कि 10 साल तो पकड़ के चलो, 10 साल में वो अच्छे से कंपाउंड भी हो जाता है। सो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ये अलग अलग एवेन्यूज़ है, क्यों करना चाहिए वो मैम ने बहुत अच्छे से हमको बताया। इतने सारे डेटा पॉइंट्स है जो ये सजेस्ट करते हैं, जो ये हमको कॉन्क्रीटली बताते हैं कि दिस इज़ नॉट जस्ट वन प्लेस वेयर वी शुड इन्वेस्ट, देयर शुड बी मोर एवेन्यूज़, मोर ऑप्शंस जहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारे पोर्टफोलियो को कम्प्लीटली डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम अच्छा रिटर्न और रिस्क मैनेज कर सकें।